नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा है आज रण क्षेत्र में, क्योंकि आज देश में चर्चा हो रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। वो अधिवेशन जो ये तय करेगा कि आने वाले समय में कैसे रिवाइव करे कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक इस देश में राज किया हो, लेकिन 2014 के बाद से ही वही पार्टी हाशिए पर आ गई। 45 विधानसभा चुनाव हुए, 40 कांग्रेस हार जाती है। वर्तमान में अगर देखें तो 2-3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और कई जगहों पर सहारा लिया गया है, गठबंधन में है। जिस तरीके की परिस्थिति कांग्रेस के साथ दिन ब दिन आती जा रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ होते जा रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, कार्य प्रणाली की कोई दिशा नहीं है, ना आइडिया है, ना नेता है, ना संगठनात्मक संरचना है। क्या ये सब कुछ ढूंढने की कोशिश इस राष्ट्रीय अधिवेशन में होगी? वो राष्ट्रीय अधिवेशन जिसमें कहा जा रहा है कि ना नेता ना कार्यकर्ता, ये तो टोटकों के भरोसे अब कांग्रेस चल रही है। जी हाँ, अब कहना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि 64 सालों के बाद यह राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है गुजरात के कर्णावती में। आप अहमदाबाद कहते हैं, लेकिन कर्णावती दरअसल असली नाम है। कर्णावती में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। ये वही कर्णावती है जहां पर 64 साल पहले जब अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस एक नई ऊंचाई पर पहुंची। न केवल देश की सत्ता पर कई वर्षों तक काबिज रही, बल्कि कई विधानसभाओं में भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, राज्यों में सरकार बनी और सीधे सीधे अगर कहा जाए तो गोल्डन पीरियड देखा। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस उम्मीद में कि अगर कर्णावती में, गुजरात की धरती पर, जो सरदार पटेल की धरती रही है, उस धरती पर ही पुनः अगर राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाए तो शायद कांग्रेस को वो खोई हुई जमीन मिल सकती है। मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है, अभी आपने देखा हो, हम आपको आगे सुनाएंगे भी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि सरदार पटेल की लिगेसी, उनका चश्मा, उनकी चप्पल, उनके शॉल, उनकी घड़ी, ये सब कुछ जहां पर उपस्थित है वहीं पर ही ये राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, ताकि उनका जो ऑरा है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, वो कांग्रेस को मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को आज क्यों सरदार पटेल की याद आ रही है? अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं याद किया? जब भारतीय जनता पार्टी उस लिगेसी को आपसे छीन लेती है तो क्या आपको समझ में आता है कि गलती हुई थी और पुनः उस लेगेसी को वापस लेने के लिए इस तरीके की परिस्थिति बनाई जा रही है? ये सब कुछ कई सवाल खड़े करेंगे और ये सवाल ही बताएंगे कि आखिर इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो परिणाम निकलेगा, जो सत्व निकलेगा, जो तत्व निकलेगा, वो क्या होगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए कि कांग्रेस के अंदर भी खुद कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई रेजोल्यूशन तो आप पास करा देते हैं हर बार, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पाता। सैम पित्रोदा बेहद खास माने जाते हैं राहुल गांधी के, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि इन सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि सरदार पटेल साहब को लेकर एक प्रस्ताव भी सामने रख दिया गया है। क्या कुछ है, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, क्या कांग्रेस आने वाले समय में उसी गोल्डन टाइम को देख पाएगी जो आज से 64 साल पहले गुजरात में भावनगर में राष्ट्रीय अधिवेशन करने के बाद प्राप्त हुआ था? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारा साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो ये कहती है, ना नेता ना कार्यकर्ता, टोटकों के भरोसे कांग्रेस पार्टी। 2014 से 2025 के बीच 63 विधानसभा चुनावों में 48 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। साथ ही लगातार 3 लोकसभा चुनाव भी हारे। 2011 के बाद यानी पिछले 14 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी। कांग्रेस की आज हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 5 राज्यों की 651 विधानसभा सीटों पर एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है और रोज कांग्रेस दिन ब दिन हाशिए पर जाती जा रही है। लेकिन नेता हर राजनीतिक दांव पेच आजमाने के बाद भी अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं करा सके, तो अब कांग्रेस टोना टोटके के भरोसे रहने को मजबूर हो गई है। उसके नेताओं को लगता है कि टोना टोटका और जादू टोना करके उनकी खोई हुई सत्ता वापस मिल जाएगी।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आज कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के कर्णावती में हो रहा है। देखने में तो ये सामान्य बात है कि एक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी भविष्य की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेगी, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने की बात हो गई। असली बात तो कुछ और ही है। वो बात क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज से 64 साल पहले कांग्रेस ने गुजरात के भावनगर में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। उसके बाद ही कांग्रेस को पूरे देश में एक तरफा बढ़त मिली थी और गुजरात समेत कई राज्यों और केंद्र सरकार में लंबे समय तक रही। 64 साल बाद आज यानी 8 अप्रैल को कर्णावती में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसे कांग्रेस एक टोटके के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसके नेताओं को लगता है कि वो सुनहरे दिन फिर से वापस आ जाएंगे, जो आज से 64 साल पहले हुआ करते थे। कांग्रेस सिर्फ टोने टोटके के सहारे ही नहीं रुकी है। कांग्रेस इस अधिवेशन में हर वो काम कर रही है जिससे उसकी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सके। इस अधिवेशन में कांग्रेस देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी को भी याद कर रही है, जिनका उसने कभी सम्मान तक नहीं किया। उन्हें भारत रत्न दिया तो वो भी अपने मृतक नेता राजीव गांधी के साथ दिया। सरदार पटेल जी की तुलना राजीव गांधी से करना क्या उनका अपमान नहीं? लेकिन कांग्रेस ने वो सब किया। आज जब कांग्रेस को सत्ता की याद सताने लगी है तो वो पटेल जी को याद करके गुजरात के पटेलों को अपना बताने में जुटी है। कांग्रेस जाति की राजनीति करने में माहिर है। उसे अच्छे से पता है कि पटेल जी का इस्तेमाल कब और कहां और कैसे करना है। तभी तो कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि इस अधिवेशन में हमने पटेल जी की शॉल रखी है, उनकी छड़ी रखी है और क्या क्या रखा है आप खुद सुनिए। जो स्मारक मेमोरियल ट्रस्ट का जो है, जहां सरदार साहब की निजी उपयोग में आई हुई चीजें, चाहे घड़ी हो, चाहे चश्मे हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे धोती हो, चाहे उसकी ओरिजिनल चेयर, वो वहां पर है। तो ऐसे एक महान आत्माओं का एक ऑरा भी बना रहता है उसके आसपास। वहां हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले गुजरात के अध्यक्ष रहे और 25 साल तक अध्यक्ष रहे। तो उनकी जरूर वहां से प्रेरणा लेके आज सरदार साहब की सिद्धि और कांग्रेस की विचारधारा पे एक रेजोल्यूशन भी वहां पे होगा, जो मीडिया के साथ हमारी मीटिंग के बाद साझा किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस को इस अधिवेशन से क्या लाभ होने वाला है। दरअसल कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा को दोबारा जीवित करना चाहती है। आजादी के बाद से हर साल किसी नए राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद ये परंपरा टूट गई। 2002 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अधिवेशन सिर्फ दिल्ली में होने लगा। अब कांग्रेस की नींद टूटी है। नए राज्य में अधिवेशन करने से पार्टी की छवि बदलेगी और उसे अपनी ताकत का अंदाजा होगा। कांग्रेस बीजेपी की गढ़ यानी गुजरात से ही बीजेपी को खत्म करने की राह पर चल पड़ी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कांग्रेस नई पीढ़ी यानी युवाओं और महिलाओं में पैठ बना ले तो उसे फायदा हो सकता है, क्योंकि गुजरात की एक पूरी पीढ़ी को पता ही नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसा था। दरअसल बीते 30 सालों से गुजरात में बीजेपी का ही राज है। ऐसे में कांग्रेस को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस को बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस को कोई नई ताकत मिलेगी, उसके संगठन में कुछ बड़ा बदलाव होगा या जैसे पहले सब चलता आ रहा था वही होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस जिस 64 साल पुराने टोटके को दोहरा कर सत्ता पाना चाहती है, क्या उसमें सफलता मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिस तरीके की परिस्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ ऐसा अमृत लेकर आएगा जिससे संजीवनी मिल जाएगी कांग्रेस को। लेकिन सवाल ये है कि संजीवनी मिलने के लिए और उस संजीवनी को आत्मसात करने के लिए माहौल होना चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए। वो माहौल, वो परिस्थिति क्या वाकई कांग्रेस के अंदर आ चुकी है, इस पर भी हम बड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं, संदेश बड़े हैं। क्या संदेश है, चंद प्रतिक्रियाएं और फिर आज की बहस की शुरुआत। एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी कि आपको 1-2 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में
बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि को नमन करते हैं, जहां कांग्रेस की विचारधारा की जननी ये जन्मभूमि है सरदार पटेल जी की, महात्मा गांधी जी की। उस विचारधारा को राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में किस रूप से हम आगे लेके जाएं, संगठनात्मक रूप से मजबूती के साथ, ये आज हमारा CWC के माध्यम से हमने इन बारों में विचार किया। अधिवेशन तो कल होगा, आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। बहुत बृहत प्रस्ताव जो है आज की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्थिति है उस पर कांग्रेस ने पास किया है। कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जो संघर्षशील लोग हैं उन सब के लिए वो प्रस्ताव प्रेरणास्पद है और सबको साथ लेकर के उस लड़ाई को कांग्रेस लड़े। उसमें बृहद रूप से जो है जहां जहां अन्याय हो रहा है देश के साथ, उन सभी हिस्सों पर हमने बातचीत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे AICC के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा। तो मजबूती की तरफ ले जाएंगे कांग्रेस को, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन दावे किए जाते हैं, दावों को अमली जामा पहनाना जरूरी हो जाता है। यही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भाई आप बातें तो बहुत कर रहे थे, बातें तो पहले भी अधिवेशन में हुई हैं, लेकिन काम कितना किया गया। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। तो पैनल में आज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सुरेंद्र स्वामी जी हैं और अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चंद्रमोहन जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए। कांग्रेस नेता भी ढूंढ रही है, आइडिया भी ढूंढ रही है, संगठन की मजबूती भी ढूंढ रही है और तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जो 64 साल पहले लिए गए थे। उम्मीदें बहुत है आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है। जब कांग्रेस के आज के अधिवेशन और संकल्प के अंदर न्याय पथ है, संघर्ष है, समर्पण है और संकल्प है, तो वो उन सब बातों का जिक्र, उन सब बातों का विषय है और वो होना भी जरूरी है, जो आज की परिप्रेक्ष्य के अंदर राजनीति जिस सांचे और ढांचे में आके बन के आ गई है। न्याय पथ जो मांगता है कांग्रेस की तरफ से, जो आज देश के अंदर संविधान की अवहेलना करके जो जिस का अधिकार मिलना चाहिए और उसको अधिकार न दिया जा रहा, यही अधिवेशन के अंदर न्याय पथ। संकल्प और संघर्ष हमारा अपनी जमीन को मजबूत करना और एक मजबूत विपक्ष या एक मजबूत उत्तरदायित्व के साथ सामने आना, वो उसका अधिवेशन के अंदर है। और जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहां पर छठा अधिवेशन और उसी छठे अधिवेशन में लावनी जी 4 अध्यक्ष दिए हैं, जो दादा भाई नरोजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और डेविड जी, ऐसे शख्सियत, ऐसे महान नेता जो गुजरात की भूमि से चल के आए और जिन्होंने एक क्रांति पैदा करी, देश के अंदर एक अव्वल दर्जे का देश बना के दिया। तो स्वाभाविक था कि हमें गुजरात की भूमि पर जाकर गुजरात की जनता से रूबरू होना और अपने अंदर उन सब चीजों को खड़ा करना जिन चीजों की आज की राजनीति की परिप्रेक्ष्य में जरूरत है। और आने वाले टाइम पे जिस ऊर्जा और ओत-प्रोत के साथ इस अधिवेशन के बाद जिन मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए लड़ेगी, वो आपको इस अधिवेशन के बाद दिखे। नहीं तो जिस सत्ता वापसी की आप बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके की उम्मीदें रख रहे हैं, आप लोगों को सरदार पटेल साहब की याद आ गई, जबकि सरदार पटेल साहब को किस तरीके से हाशिए पर कांग्रेस ने रखा ये सबने देखा है।
ये बात केवल आप बीजेपी की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन जो दिखता है उस पर बात होती है। सरदार पटेल साहब को आज याद किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है भाई हम वहां पर अधिवेशन कर रहे हैं जहां पर उनका एक ऑरा, उनकी एक ताकत मिलेगी, क्योंकि उनकी चप्पल भी है, उनकी घड़ी भी है, उनकी छड़ी भी है। आज सब कुछ है, पहले कहाँ थे ये सब चीजें? देखिए, आप ही की बात में अपने आप विरोधाभास इस बात से आता है कि पहले भी चीजें वही थी और सरदार पटेल हमारे नेता थे। वही सरदार पटेल थे जिन्होंने आरएसएस पे बैन भी किया था। वही सरदार पटेल और महात्मा नहीं, नेता थे, आपने सही कहा, नेता थे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति शुरू हो गई कि आपने नेता मानना ही बंद कर दिया। सरदार पटेल जी का कहीं जिक्र ही नहीं आया करता था। ये आपका वक्तव्य है, क्योंकि मेरा वक्तव्य नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण अभी धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है साहब, इसीलिए मैं आपका पूरा पॉइंट सुन रही हूँ। हाँ, तो ये आपकी आजादी है, वो एक चौथा स्तंभ जिसकी आजादी है वो अपने वक्तव्य के अंदर कह रहा है, तो उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसी तालमेल में उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसी सरदार के नीतियों से ही पाकिस्तान अलग हुआ था। उसी नीतियों के अंदर से उन सामंतवाड़ों को इकट्ठा करके देश के अंदर एक नया देश बना के निकाला था और वही देश बन के आया था। अब परिप्रेक्ष्य के अंदर निकाल लीजिए तो फिर अगर बात छिड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सही कहा आपने, बात छिड़ेगी तो दूर तक जाएगी। इतना उन्होंने काम किया था तो भी 41 साल लग गए भारत रत्न देने के लिए। 70 सालों तक संस्थानों पर सिर्फ नेहरू गांधी यही दो चीजें दिखती रही है, यही दो नाम दिखते रहे। कितने संस्थान, सिर्फ इतना बता दीजिए। हम तो वर्तमान पीढ़ी को अब बताना पड़ता है कि भाई देखिए योगदान है, तो योगदान में ये नाम भी है। यहाँ तो योगदान को ही पीछे कर दिया गया था। हमने कितनी बार देखा, और आपके साथ ही चर्चा हुई है चंद्रमोहन जी, कि कितनी ऐसी मीटिंग्स, कितने ऐसे अधिवेशन, कितने ऐसे कार्यक्रम जहां पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी रहा करते थे। नेहरू जी और गांधी दोनों की बात हो रही है, नेहरू गांधी की, लेकिन सरदार पटेल का अगर कोई नाम भी ले लेता था तो उनकी भवें तन जाती थी। आपसे कई बार चर्चाएं हुई हैं इस विषय पर। रामनी जी, आप ही की बात से अब जब आप बात कर रहे थे तो अपनी समझ आए, शायद मेरी कम होगी लेकिन मैं हंसा जरूर। हंसने का कारण था कि जिन विद्रोह को आप उठा रहे हो उसी से तो सरकार सत्ता चला रही है आज 10 सालों के अंदर। क्योंकि नौजवान चाहिए तब गले में पटका डाल ले और जय श्री राम बोले, लेकिन उन्हें नौजवान तब नहीं चाहिए जब उनसे रोजगार मांगे। अगर रोजगार मांगेगा तो उसका स्वागत लाठी डंडे और जेलों से करेंगे। उनको देश में वो किसान भी चाहिए जब वो उनकी बात करे, लेकिन जब किसान अपना हक मांगेगा तो उसके रास्ते के अंदर कटीले तारे नहीं। आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे सवाल को आपने बड़े आसानी से साइड करके जलेबी बनाना शुरू कर दिया। अब आप रोजगार पर चले गए, महंगाई पर चले गए। जब मैंने सच पूछ लिया आपसे तो आप गोल गोल जलेबी बनाने लग गए। मुझे अभी थोड़ी देर में आप बीजेपी की प्रवक्ता भी बना देंगे, चलिए मैं तैयार हूं ये सुनने के लिए। लेकिन सवाल मेरा वही रहेगा कि आपकी कांग्रेस अगर आज प्रस्ताव पारित करती है तो अधिवेशन तो 2022 में भी हुआ, अधिवेशन तो 2023 में भी हुआ, अधिवेशन तो आप लोगों ने 17 में भी किया था। क्यों नहीं सरदार पटेल साहब पर प्रस्ताव कुछ रखा गया जिसकी चर्चा अभी कल आप लोग कहने वाले की बड़ी चर्चा होगी? क्यों नहीं याद आए थे तब आपको सरदार पटेल साहब? आप मेरे उठाए गए प्रश्नों से सरकार को बचा रही है और यहाँ नहीं, मैं सरकार को नहीं बचा रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। उस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप बता दीजिए। मैं सरकार को नहीं बचा रही हूँ, मैं दे रहा हूँ। 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश की शेयर मार्केट में मिडिल क्लास फैमिली का होगा, सरकार करेगी। आप वरिष्ठ अभी चर्चा करेंगे और चर्चा मैं आपको बता दूं चंद्रमोहन जी, इसके बाद की जो डिबेट होने वाली है वो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बड़ी बहस उस पर भी करेंगे। हमसे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता जो सुदर्शन न्यूज से छूटा हो, जो राष्ट्र से जुड़ा हो, और ये मुद्दा भी राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आज आप उठाकर किसी भी नेशनल टीवी को इस वक्त आप देख लें, अकेला सुदर्शन न्यूज है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर आपको बोलने का मौका दे रहा है। आपसे मैं प्रश्न बड़ा सीधा पूछ रही हूँ, आप इधर उधर जा रहे हैं। जवाब दीजिए ना कि क्यों आपने हाशिए पर रखा। फिर मैं जा रही हूँ मृत्युंजय जी के पास, अवतार जी और सुरेंद्र स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं। क्या देश के अंदर जो आज 50 रुपए का जंप सिलेंडर के ऊपर दे दिया उसकी भरपाई सरदार पटेल करते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने सरदार पटेल को पूछा या नहीं पूछा। मुद्दा यह है कि कांग्रेस अपने आप तो फिर राष्ट्रीय अधिवेशन में सरदार पटेल पर आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, सरदार पटेल पर आप लोग बात कर रहे हैं। आपके तमाम नेता सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत तो फिर आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहिए
कि आप लोगों को भी अब सारे मुद्दे साइड हो गए, गुजरात की धरती पर पहुंचे आप और सरदार पटेल की आपको याद आने लगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मृत्युंजय जी आइए, आपको आप ले आती हूँ जल्दी से, फिर बाकी दो मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सब कुछ देखिए, एक बात तो है, राहुल गांधी ने एक चैलेंज किया था आप लोगों को कि आप लोगों के गढ़ में ही आकर एक जवाब खोजा जाएगा, जवाब खोजा जा रहा है, लेकिन इस जवाब में भी मील का पत्थर एक नाम, सरदार पटेल साहब की लिगेसी। मृत्युंजय जी, ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है। आप देख लीजिए, जब भी इनको लगता है कि कोई व्यक्ति राजनीति में बहुत रेलेवेंट हो रहा है और उसके माध्यम से उसको अप्रोप्रिएट करके कुछ वोट खींचे जा सकते हैं, तो ये अचानक से उनका नाम लेने लगते हैं। आप शुरुआत कीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। इन लोगों ने किस प्रकार से ट्रीट किया उनको, आपको ध्यान होगा 1952 के चुनावों में देख लीजिए, चाहे या उसके बाद जो उनको ट्रीट करने की बात हो, उनको हराने के लिए बॉम्बे से इन लोगों ने जीत मतलब एड़ी चोटी एक कर दी। और आज अगर देखेंगे सबसे ज्यादा बाबा साहब का कोई नाम लेता है और संविधान लेकर कोई घूमता है तो इनके शहजादे। आप दूसरा नाम आपने खुद ले लिया सरदार पटेल का, देख लीजिए, इनको आज तक सरदार पटेल नहीं याद है। जब भाजपा ने उनके नाम को एक तरह से पुनर्जागृत करने की कोशिश की, वहां पे जब केवड़िया में स्टैच्यू बना उनका, तो आप मुझे एक बड़ा कांग्रेस नेता बता दीजिए जिसने वहां जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हो। क्यों नहीं किया? अगर आपको सरदार पटेल इतना इंपॉर्टेंट थे। आप पीवी नरसिम्हा राव पे आ जाइए, आपकी पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। उनका सबको पता है कि उनके मरणोपरांत किस प्रकार से उनको ट्रीट किया गया, उनकी लाश तक को नहीं ले जाने दिया गया इनके ऑफिस में। इतने सारे नेता हैं, इनका प्लेयर प्रिंसिपल है, जो भी इनके परिवार के बाहर का है वो नेता बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आम पब्लिक उनके बारे में बात करने लगे और फिर उससे वोट प्रभावित होने लगे, तो फिर इनको मजबूर होकर उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन ये हर कोई देखता है लावनी जी, इसे हर कोई समझता है। अब ये सरदार पटेल के ऊपर कुछ भी कर ले इनफैक्ट, लेकिन पूरा देश देख चुका है कि सरदार पटेल को इन्होंने किस प्रकार से पिछले 70 वर्षों में ट्रीट किया है, उसको देश नहीं भूलेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 64 साल पहले भावनगर में जब राष्ट्रीय अधिवेशन किया था कांग्रेस ने, तो वहां पर किस तरीके से फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना उसके बाद से गोल्डन टाइम देखा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक टोटका भी है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को चुन लिया है, अगर कर्णावती को चुन लिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हल्के में ले रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन से वाकई कुछ ऐसा निकल आए जो आप लोगों के लिए चैलेंज हो जाए। नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है लावनी जी। एक तो सबसे पहले जो अधिवेशन से कुछ निकल, देखिए कांग्रेस पार्टी का सोल्यूशन हर किसी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, कांग्रेस वालों को पता है। दिक्कत ये है कि कोई उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। जितने भी कंसल्टेंट्स लीडर्स आज तक कांग्रेस के साथ जुड़े, सबने सिंपल से कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो आप गांधी परिवार से हटा दीजिए, राहुल गांधी लीड करने के लायक नहीं है, उनको हटा दीजिए, कांग्रेस का संगठन अपने आप धीरे धीरे मजबूत होगा, वो वापस अपने पुराने रंग में आ सकती है। लेकिन गांधी परिवार को कभी नहीं मंजूर होगा कि वो राहुल गांधी को उसके नेतृत्व से हटाए। तो एक सॉल्यूशन जो सबको पता है, लेकिन वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने वाला है उसको नहीं करने वाला, तो कभी कुछ नया नहीं निकल के आने वाला है। आप इनफैक्ट शुरू में जो आपका इंट्रोडक्शन आ रहा था उसमें आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने आज तक कांग्रेस को कितने चुनावों में लीड किया है, उसका रिजल्ट देख लीजिए। जिस गुजरात में ये लोग बैठ के अधिवेशन कर रहे हैं, 30 साल से वहां पे ये लोग सत्ता में नहीं आए। 30 साल से लावनी जी, कोई देश का एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें 30 सालों से एक मतलब अभी भी आप कॉन्फिडेंट है कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, आशाओं और उम्मीदों पर सब कुछ होता है। कांग्रेस को उम्मीद है। मैं चंद्रमोहन जी इस पे काउंट आंसर लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि दो और अतिथि हैं, उनका जल्दी एक का आंसर ले लेती हूँ, एक कमेंट ले लेती हूँ। अविनाश जी, देखिए इतना महत्वपूर्ण ये मुद्दा होता जा रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन तो कांग्रेस का है, इस पर क्या चर्चा की जाए। चर्चा जरूरी हो जाती है। चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जब हमने 22 में या 23 में अधिवेशन देखा था, तो उस अधिवेशन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको कहा गया इंप्लीमेंट किया जाएगा। 22 की ही अगर बात करें, उदयपुर में हुआ था अधिवेशन, कहा गया था एक परिवार से एक टिकट होगा, एक पद होगा, एक व्यक्ति होगा, लेकिन कहाँ हुआ? गांधी परिवार का उठाकर देख लीजिए, 3 लोग कहां पर बैठे हुए हैं। तो जब यही नहीं होगा तो फिर नया क्या बनेगा? अविनाश जी। नाभि जी, आपको नमस्कार। आपके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए जय श्री राम। नाभि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इन्हीं पॉइंट से शुरू करना चाहता था। एक और कोइंसिडेंस है कि 1925 में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, तो शायद उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी दिन की गुजरात जाने का एक कारण बनता है पटेल साहब के अलावा। दूसरा, मैंने बीच में इंट्रोडक्शन में बोला था कि कितने लोग कांग्रेस के नेता या छोटे भैया हो या बड़े नेता आज तक केवड़िया गए जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कोई नहीं गया। और जहां तक अधिवेशन की बात है और उसके आउटकम की बात है, शायद पहली बार साहब पिटौड़ा ने कोई कायदे की बात कही है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक पद एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा और गांधी परिवार से 3-3 लोग हैं। केवल यही नहीं, इन्होंने ये कहा था कि ब्लॉक से लेकर के नेशनल लेवल तक 50% SC ST का रिजर्वेशन होगा और 50% फीमेल का रिजर्वेशन होगा।
अभी 2 दिन पहले कन्हैया कुमार बिहार गए तो भूमिहार ब्राह्मण नेता के साथ वो घूम रहे थे। जो इनकी जो पॉलिसीज रही है कि प्रदेश का अध्यक्ष है वो ब्लॉक के लेवल के आदमी को नियुक्त नहीं करेगा, वो डायरेक्टली नियुक्त होगा। इससे गुटबाजी चालू हो गई। और चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वहां पायलट साहब हो और जो सीएम साहब थे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह हमने इनके बीच में इन फाइटिंग देखी है। तो किसी भी पार्टी का 3 आधार होता है, नेता और आइडियोलॉजी और संगठन। कांग्रेस तीनों मामले में चित रही है। जहां तक इनके नेता की बात है, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि स्पीकर साहब बोलने नहीं देते हैं। जब वह बिल पे बोलने का समय आया तो परिवार के तीनों मेंबर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी ने चुप ही नहीं बोला। तो पब्लिक जो है वो नॉन क्रेडिबल नेता और सीरियस नेता राहुल जी घोषित हो चुके हैं। अगर कांग्रेस का कुछ भला होना है तो चाटुकारिता से भला नहीं होगा, ये प्रतीक की राजनीति से भला नहीं होगा। कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और जहां तक छड़ी की बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो धार्मिक सिंबल, जो पावर जब ट्रांसफर हुआ ब्रिटिश से इंडिया को जब ट्रांसफर हुआ, तो जो प्रतीक बना था सिंबल, वो भी एक वॉकिंग स्टिक के नाम पे नेहरू के प्रयागराज वाले घर के म्यूजियम में रखा हुआ था, बल्कि धूल खा रहा था। तो हमें पता है कि ये कैसी चीजों को हास्यास्पद बनाते हैं। इनके नेता हास्यास्पद है। पार्टी बिल्कुल बिखरी और टूटी हुई है। पार्टी बिखरी हुई है, टूटी हुई है, और जब तक ये बिखराव रहेगा सुरेंद्र स्वामी जी, ये बिखराव ही पार्टी को हाशिए पर लेकर जा रहा है। हालांकि जोश थोड़ा हाई हो गया था जब 99 का आंकड़ा आ गया था, तो जोश थोड़ा हाई हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो परिस्थिति है एक बार फिर से सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई ये जो कांग्रेस के अंदर स्थिति बनी हुई है, पुराने लीडर्स को, जो वेटरन लीडर्स हुआ करते थे, उनको सुनते नहीं हैं। नए लीडर्स जो चाहते हैं उनको भी कहा जाता है कि सुना तो जाता है, लेकिन उनके कहे हुए को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। तो ऐसे तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे रिवाइव कर पाएगी, भले ही कितने राष्ट्रीय अधिवेशन कर ले। लावनी जी, खुद राहुल गांधी कहते हैं कि समय विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा की विचारधारा की लड़ाई है, जो सनातन की विरासत को वापस लाना चाहती है, उसके लिए काम कर रही है, और उसके साथ सबका विकास के हिसाब से सरकारी योजनाओं का सबको लाभ दे रही है। अभी आपने देखा वक्फ बोर्ड का कानून आया, कितने मुस्लिम, कभी किसी ने सोचा था कि इतने सारे संगठन सड़कों पे आकर के इस बिल के समर्थन में आए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी सनातन को नष्ट करने की है, वो हिंदुओं के विरोध की है, और साथ साथ में वो एक विशिष्ट वर्ग को हिंदुओं के ऊपर सर पे बिठाने की है, जो 1950-47 से चल रही है। अब अगर आपको वोट चाहिए तो वोट तो वोटर देगा ना, आपके अधिवेशन में तो वोट नहीं मिलता है, आपके नेताओं के भाषण से भी वोट नहीं मिलता है। वोट तो वोटर देगा, वो देखता है कि मेरा इंटरेस्ट कहां पर है। तो अगर वोटर को ये लगता है कि भाई ये पार्टी सत्ता में रहेगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, तो वो इस पार्टी को क्यों चुनेगा। आज जो है मुस्लिम्स तो समर्थन में हैं ही, बहुत सारे वर्ग, हिंदू भी बहुत खुश हो रहे हैं कि यार हमारी छोड़ो, हमारे बच्चों के मकान बच गए, पता नहीं आने वाली पीढ़ियों के मकान भी रहते कि नहीं, जिस पे आके टोपी रख देते वही इनकी हो जाती। 1900 आप देखिए, 2 बड़े डेवलपमेंट हुए, और दिल्ली से पहले चुनाव में भी मैंने ये बात कही थी। 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाए, अब उस पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस खड़ी हो गई है कि ये एक्ट रहना चाहिए। इसका मतलब सनातन धर्म के मानने वालों को सीधा सीधा ये संदेश है कि आप जो है काशी भूल जाइए, मथुरा भूल जाइए, आप सब कुछ अपने जिन देवी देवताओं को आप दिन रात स्मरण करते हैं उनको भूल जाइए, वो हम वापस आपको नहीं लेने देंगे। अभी वक्त भी लाया नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस का स्टैंड यहाँ तो क्लियर है ना कि घोषित पार्टी है एक वर्ग की, ये तो क्लियर ही है ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर कोई कांग्रेस कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, देश में 80% वोटर हिंदू है, सनातनी है,
उस देश में उनको तिरस्कार करके क्या कोई कभी सत्ता में आ पाएगी? ठीक है, वैसे 2014 में पहली जब हार हुई थी तब AK एंटनी साहब ने कहा भी था कि बहुसंख्यकों को आपने नजरअंदाज किया है और इसलिए आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्या इस राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी? इस पर भी हम करेंगे बात, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक उस पर भी चर्चा जारी रहेगी। महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कर्णावती में, और गुजरात के कर्णावती, अहमदाबाद आप लोग जानते हैं लेकिन रट लीजिए कर्णावती जो उसका असली अस्तित्व है। कर्णावती में अगर ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो क्या इस राष्ट्रीय अधिवेशन से कुछ ऐसा निकलेगा जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में संजीवनी होगा? चर्चा तो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिवसीय गुजरात के कर्णावती में कांग्रेस का, और कांग्रेस रिवाइव होने के लिए एक आधार तलाश रही है और इन सब के बीच सरदार पटेल को याद किया जा रहा है। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, चंद्रमोहन जी वापस आपके पास आते हुए, आपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुन लिया और बीजेपी मृत्युंजय जी को भी आपने सुन लिया, लेकिन एक सवाल जो अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं और अमूमन ये बात भी हो रही है कि जिस तरीके से सरदार पटेल साहब की जब कभी भी बात आई, आप लोगों ने सरदार पटेल साहब को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दी। आप ये कहते रहे कि वो हमारी लीगेसी है, वो हमारे अपने हैं, हमने उनको वो सम्मान दिया, लेकिन सम्मान दिखना चाहिए। अगर वो सम्मान दिखे नहीं तो फिर सवाल पूछा जाएगा। और आपको इतने वर्षों के बाद गुजरात पहुंचकर उस सम्मान की अगर याद आती है तो फिर तो ये पूछा जाएगा ना आपसे कि ये तो आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, उनको अपनी राजनीति के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी से छीनने का एक आधार तैयार किया जा रहा है। आर्य अविनाश जी प्लीज उनको जरा जवाब दे लेने दीजिए। देखिए बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछा जाएगा और बीजेपी से छीनने के लिए भी अगर कोई गोल बनाया जाएगा वो भी ठीक है। अभी आप ही की बात के अंदर जो आपके भाजपा के प्रवक्ता है, अगर वो कोई बात बोले तो समझ आती है, लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकार सुरेंद्र स्वामी जी भी बात कर रहे थे, पहले मैं उन्हीं की बात का हवाला करता हूँ, और वो भाजपा की बात करते सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, और अपनी बात के अंदर जोड़ते हुए कह रहे कि टोपी जहाँ रख देते हैं मकान उनका हो जाता है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं मथुरा काशी की बात है। तो पहले तो पत्रकार साहब महोदय ये तो बता दीजिए कि आप सबका साथ सबका विकास किसको लेके करना चाहते हैं और किसकी बात कर रहे हैं? आप पत्रकार होते हुए किस सरकार को, किस सरकार की नीति की प्रशंसा कर रहे हैं? उस नीति की जो नहीं, ये बातें तो 2014 से पहले भी आप लोगों से पूछी जाती थी कि आप किनकी बातें कर रहे हैं। अब देखिए वो उनकी व्यक्तिगत राय है, अभी वो उस पर जवाब भी देंगे व्यक्तिगत रूप से आप, लेकिन जो दिखता है 2014 में AK एंटनी साहब ने, नहीं तो आप, वो तो आपकी पार्टी के नेता थे ना, वो तो आपकी पार्टी के नेता थे, उन्होंने बताया था कि आपने क्या किया था। कांग्रेस पार्टी से इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वही तो कहकर गए थे ना कि मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधन पर। तो आपकी पार्टी जब बात करे वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी को लेकर, अगर सनातनियों को लेकर मुद्दा आने लगे तो फिर आप भटकाव में चले जाते हैं, आप फिर उसको कम्युनिज्म से जोड़ने लगते हैं। मुझे मेरे नैरेटिव, आपका नैरेटिव नहीं, मेरा कोई नैरेटिव नहीं है। मुझे जो दिख रहा है, जो आज की पीढ़ी को दिख रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को देखना है, मुझे उससे जुड़ा ही सवाल पूछना है। देखिए दो तरह की डिबेट हो सकती है लाभू जी, या तो यह कि आप बोलते जाए मैं हाँ जी करता रहूं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, आप भटकाइए नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप नहीं तो मैं जवाब भी देने का देते हैं। बोलिए। मैं कोई लड़ थोड़ा रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, उनके तर्क का जवाब मैं आपके तर्कों से दे रहा हूँ। बोलिए। तो मेरी बातों को तर्क से काटिए। अब प्रश्न क्या है कि एक राजनीतिक व्यक्ति अगर अपने तर्क के अंदर अपनी स्वाभाविकता दिखाए, उस पर चर्चा हो रही है, होनी चाहिए, जो लावनी कर रही है अपने शो के अंदर कांग्रेस के बारे में, क्योंकि लावनी जी को अधिकार है, लेकिन देश का नेता करे वो भी अधिकार है, लेकिन एक पत्रकार जो दिलचस्प और तटस्थ होना चाहिए, क्या वो उसके मुख से क्रिमिनल शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? क्या उसके मुख से देश के नागरिक है उसके ऊपर धर्म के प्रति इस तरह की बातें होनी चाहिए? क्यों? क्या ये सरकार की अनुमति है? क्या ये देश का वातावरण है? किसी के विरुद्ध है? देश का नागरिक आप, ठीक है, अभी सुरेंद्र स्वामी जी से इसका जवाब नहीं लेती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए देश का नागरिक आप किसे कहते हैं? वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश का नागरिक जो संविधान का हवाला देता है लेकिन संविधान की प्रतियां किस तरीके से फाड़ देता है? देश का नागरिक अगर है तो संविधान, लोकतंत्र, सदन के अंदर बने हुए कानून को जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, जिस तरीके से उसके लिए कपड़े फाड़े जा रहे हैं, देश का नागरिक तो ये नहीं करेगा। अब देखिए हम आज भी उसी लाइन पे खड़े हैं, भले हम 40 इलेक्शन हारे, भले
हम इलेक्शन से जीते या दूर रहे, लेकिन हमने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। कुछ लोग तो वो हैं जो कल सत्ता के गलियारे के अंदर किसी और सत्ता के गलियारे के पास खड़ा होके उनकी उद्घोष किया करते थे, आज कहीं और उद्घोष कर रहे हैं। तो उनको तो कम से कम दिया लेकर अपने चेहरे के ऊपर छुपे हुए दागों को बचा लेना चाहिए, कोई पकड़ ना ले। अब मुद्दा क्या है? सरदार पटेल मैंने तो जो बोला था वो ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की स्टेटेड आइडियोलॉजी क्या है। सरदार पटेल जी कांग्रेस और के नेता, मैंने ये कहा था कांग्रेस की स्टेटेड आइडियोलॉजी क्या है। अब ये दो आइडियोलॉजी की लड़ाई है जो खुद राहुल गांधी सब जगह कहते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं सब जगह कि हमारी ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और उस आइडियोलॉजी की लड़ाई में अगर आप प्रजातंत्र में एक बहुमत के समाज को इग्नोर करके उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि काशी मथुरा और ये सब रोक करके भी आपको लोग रोकेंगे और जनता आपको चुनेगी, तो आप रहिए इस भ्रम में। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। आपके वो जमाने गए हैं, आजादी के शुरू में लोगों को गफलत में थे, लोगों को पूरी जानकारी नहीं। एक साथ मत बोलिए आज, इसीलिए मैंने कम मेहमान रखे। कम लोग हैं, आप सबको मौका मिलेगा, एक साथ मत बोलिए। लेकिन देखिए एक बात तो तय है, अब चंद्रमोहन जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सरदार पटेल हिंदुस्तान की विरासत है और सरदार पटेल कांग्रेस के नेता है, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी याद करेगी। और कांग्रेस पार्टी कब याद करेगी ये पूछने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूछना पड़ेगा ना, कांग्रेस के नेता कैसे, वो तो देश के नेता कहा जाएगा ना उनको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर वो आपका खाली थोड़ी कॉपीराइट है, कॉपीराइट थोड़ी है आपका, लेकिन आप कॉपीराइट अब बना रहे हैं। आपको जब लगा कि अब कॉपीराइट ले लेना चाहिए तब आप ऐसा कर रहे हैं। कॉपीराइट तो किसी भी पार्टी का नहीं है, वो तो मैं कहूंगी बीजेपी का भी नहीं है, इस देश के नेता रहे हैं वो। सरदार पटेल पे मुझे एक लाइन बोलनी है सिर्फ, 20 सेकंड अविनाश, इसके बाद सरदार पटेल को ये लेकर चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल रिजोल्यूशन में ये भूल सुधार करेंगे अपनी। चलिए ठीक है, कल का इंतजार करेंगे जरूर। अविनाश जी बोलिए। मैं पुनः मृत्युंजय जी इसके बाद आपके पास। कुछ दिन पहले अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि नेता बोले तो सही है। कुछ दिन पहले गुजरात गए थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि बारात की घोड़ी को हम रेस की घोड़ी में उतार देते हैं और रेस की घोड़ी को हम बारात में उतार देते हैं। क्या हुआ उसका? और कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, क्या हुआ? आज महीना हो गया, कितने लोगों को अपने पार्टी से निकाला। तो मूलतः जो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम रही है वो कथनी और करनी की रही है। जब वो ओबीसी की बात करते हैं एक तरफ, और प्रधानमंत्री जो ओबीसी है उसको पूरे दिन गाली देते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करती है। और आप देखिए कि यूपी में कितनी लड़कियों को टिकट मिला जब उनकी जीतने की हैसियत बढ़ गई सपा के आने के बाद। तो इस तरह का विडंबना अब ये देश बहुत दिनों से देख रहा है। आपने पहले भी दोहरा चुके हैं कि राहुल गांधी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक तरफ वो संविधान लहराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आई एम फाइटिंग विद द स्टेट, मैं भारत गणतंत्र राज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो इस तरह की व्यवहार, इस तरह का व्यवस्था अब ये देश स्वीकार करने वाला नहीं है। और जहां तक यंग नेता की बात कर रहे थे, मैं गिनती देते देते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कितने यंग नेता, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे वो पंजाब में जो भाजपा के जो प्रेसिडेंट है बलराम जाखड़, उनके लड़के, आप ये समझिए कि कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां इनके नेता नहीं, अरे हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। आज तो खुद ही देखा जा रहा है ना, अहमद पटेल साहब को सब याद कर रहे थे, और देखिए फैजल पटेल किस तरीके से विरोधी हो गए हैं, विद्रोह कर दिया उन्होंने। सुनते ही नहीं है हमें, ऐसा कहा गया उनकी तरफ से। उनके खुद के परिवार में लड़ाई है। फैजल पटेल ने पार्टी छोड़ दी ये बोल के कि मुझे कोई काम ही नहीं दिया। हाँ, खुद के परिवार में लड़ाई है मुमताज पटेल और फैजल पटेल में। यानी पार्टी के अंदर भी और परिवार के अंदर भी अगर ऐसी परिस्थिति है, और इसीलिए बीजेपी पर विश्वास ज्यादा रहा। लेकिन मृत्युंजय जी, अगर मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? अभी शायद मृत्युंजय जी हमारे साथ नहीं है, दोबारा जरा उनको जोड़ने का कोशिश कीजिए। चंद्रमोहन जी, एक बात तो तय है, देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए होता है कि आप कुछ अगर खाका तैयार करते हैं तो उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट भी कीजिए। अगर आप जो बातें कहते हैं तो उसको आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं कही जा रही बातें हैं, वाकई हम एक बदलाव चाहते हैं। तो ये सब कुछ क्या इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दिखाई देगा या दिखाई दे रहा है? अपॉर्चुनिस्ट इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि बीते कई अधिवेशनों में नहीं याद किया था आप लोगों ने सरदार पटेल साहब को।
जयपुर और रायपुर का ठीक है। अधिवेशन का क्या आउटकम है? ठीक है, चंद्रमोहन जी को जरा बोलने दीजिए प्लीज। हाँ चंद्रमोहन जी। अंदर ऐसा नहीं है कि हम अपने किसी भी नेताओं को याद नहीं करते, हर अधिवेशन के अंदर हमारे पुराने नेताओं को भी याद कर जाता है, लेकिन आज के अधिवेशन के अंदर जी के ऊपर मुख्यता रही है और ये अधिवेशन गुजरात में है, तो इसमें सरदार पटेल के ऊपर ही सबसे ज्यादा वक्तव्य रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े नेता कांग्रेस के सिरमौर रहे स्वर्गीय सरदार पटेल जी और महात्मा जो बड़ी आइडियोलॉजी के साथ आए। आज देश के अंदर उसी आइडियोलॉजी के ऊपर देश केंद्रित है। देश महात्मा गांधी के मतलब नाम कि से आप गुजरात जाएंगे तो ही पटेल साहब को याद करेंगे, बाकी जगहों पर नहीं याद करेंगे। फिर देखिए आप हो गए सिलेक्टिव, आप अपनी ही बात को जिस तरीके से रख रहे हैं, यही तो मैसेज होता है ना चंद्रमोहन जी। उसका ये कांग्रेस पार्टी एक सुदर्शन टीवी की तरह एक एनजीओ नहीं है कि वो वही प्रोग्राम करेगी जो प्रोग्राम सरकार को फायदा करे। और सर ये तो तर्क ही नहीं समझ में आया, ये तो तर्क ही नहीं समझ में आया। अगर आप उठाकर देख ले, मैं कह तो रही हूँ कि कोई भी नेशनल टीवी आज इस मसले पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। मैंने तो मौका दिया कि राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कम से कम चर्चा की जाए। किस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया आपके राष्ट्रीय अधिवेशन को। कम से कम सुदर्शन न्यूज ने उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आप लोगों के लिए एक मंच तो रखा कि आप अपनी बात बोलें, और आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिव हो रहे हैं। आप जब भी मैं सरदार पटेल जी की बात कर रही हूं तब भी आप इधर उधर घुमा दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गलती हुई है और उस गलती की भूल सुधार आप लोग करना चाह रहे हैं। राजनीतिक कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो हर स्टेट, हर भाषा और हर लेवल के हिसाब से अलग अलग कर देंगे। मतलब स्टेट कॉन्सेप्ट को, नेशन के कॉन्सेप्ट को ही, वैसे भी आपके राहुल गांधी यही कहते रहे, आप नेशन के कॉन्सेप्ट को ही बदल रहे हैं। सरदार पटेल की बात होगी, उनके साथ साथ और नेताओं की बात होगी। हाँ। वहां हमारे को किसी की बंदिश नहीं है कि सरकार की बंदी है, पीएमओ पूछ लेंगे आपसे, हमसे नहीं पूछेंगे पीएमओ। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि सरदार पटेल साहब को जब समय लगा आपको तभी आपने याद किया, कम से कम। चलिए ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है। 20 सेकंड जल्दी से अविनाश सिंह जी, क्या कुछ निकलेगा मंथन में? हमारे नेता है, मैंने पहले भी बोला कि जब को ये प्लेटफॉर्म आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उनको ये बताना चाहिए था कि जयपुर में जो रेजोल्यूशन था उसका आउटकम क्या है, रायपुर में जो रेजोल्यूशन था उसका आउटकम क्या है। वरना ये देश तो बराबर उसी अधिवेशन को याद करेगी जहां पे दलित नेता सीताराम केसरी के कपड़े उतार करके बाथरूम में बंद कर दिया गया और फिर निकाल कर रोड पे फेंक दिया गया। सुरेंद्र स्वामी जी, ये 20 सेकंड नहीं। आउटकम क्या निकलेगा सर? ये राजीव गांधी भवन है ना, उसका नाम बदल के सरदार पटेल भवन कर देंगे, क्योंकि सरदार सबसे बड़े नेता हैं, कम से कम राजीव गांधी से तो बड़े नेता हैं ही। तो और गुजरात में है, तो गुजरात में अगर पटेल जी को इज्जत देनी है तो राजीव गांधी भवन तो नहीं हो सकता ना, कांग्रेस का अपने लीडर के नाम पे होगा। और दूसरा यह है, इनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको मानने वाले इनके लीडर गैर हिंदू हैं, तो इनको यही भुगतना है। चंद्रमोहन जी को हर बार हमारी डिबेट पर आकर हम लोगों को यही कहना है कि हम भाजपा के हैं, और मैंने पिछली बार कहा, ठीक कह रहा हूं, ठीक है, कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, इस बात की मुझे खुशी है। ठीक है, चलिए इतना तो जरूर है कि कम से कम एक उम्मीद की लौ जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये उम्मीद की लौ कितनी जलेगी, कितनी फड़फड़ाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी मुझे अनुमति देता है। चलिए, राष्ट्रीय अधिवेशन है, 2 दिवसीय है, आज तो दिन खत्म हो चुका है, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है 1700 कार्यकर्ता वहां पहुंचे होंगे, तमाम बड़े लीडर्स होंगे। जो प्रस्ताव आज सरदार पटेल को लेकर सामने रखा गया है उस पर बड़ी चर्चा होगी, बड़ा मंथन होगा। ये मंथन और ये चर्चा क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, इस पर भी नजर बनी रहेगी। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।